Hello friends, a very welcome to all of you to our YouTube channel नौकरी ज्ञान गुरु। तो जैसे कि दोस्तों पटवारी साहब भर्ती 2023 और ये क्लास है जनरल मैनेजमेंट और लेक्चर नंबर 3। इससे पिछली क्लास में ये सभी को बोल दूँ, ये इंग्लिश वाले बच्चों की क्लास है जो जिन्होंने अकाउंट इंग्लिश में पढ़ी है वो उनके लिए, या इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं जो इजीली अंडरस्टैंड। देखो आपने चाहे पढ़ी या नहीं पढ़ी हो, चाहे आप हिंदी से हो चाहे इंग्लिश हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। मैंने कोई टफ लैंग्वेज नहीं यूज़ की है, ईजी लैंग्वेज समझा रहा हूँ, बेसिक से समझा रहा हूँ, एकदम बेसिक लेवल से। क्या रहा हूँ? एकदम बेसिक लेवल से आपको हर एक चीज़ बता रहा हूँ जो चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये मत सोचो कि ये क्लास आपके लायक नहीं होगी, ऐसा नहीं है। आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी, हर एक पैटर्न, हर एक चीज़, वो ऐसा कोई टिपिकल वर्ड नहीं है। अगर आप पहली बार पढ़े तो भी आपको याद है, अगर आप हिंदी पढ़ोगे तो भी आपको याद करना पड़ेगा, इसको ये बोलते हैं, इसको ये करते हैं, और हिंदी में इंग्लिश में भी आपको याद रखना ही पड़ेगा। हमने भी जब पहली बार पढ़ा तो कुछ टर्म्स, एक बार जो टर्म्स आपके साथ फेमिलियर हो गए, जो भी उसकी शब्दावली से बोलते हैं हिंदी में, अगर आप उनके साथ फेमिलियर हो गए तो आपको ईजिली ये बात समझ में आ जाएगी और आपको अच्छे से आपको अकाउंट्स में आने लगेगा अकाउंट्स आपको। चलो लेक्चर नंबर 3 आज स्टार्ट करते हैं और कुछ जो हमारी टर्म शब्दावली जो रह गई हैं उनको भी कवर करते हैं। लेकिन उससे पहले एक रीकैप लेंगे कि क्या क्या हमने कल पढ़ा था, और उसमें कुछ एडिशन लगता है तो मैं ऐड करा देता हूँ। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है और हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर देना। देखो मैं हर एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं कि आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। एक बार ये टॉपिक ख़त्म होने दो, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पे भी चलेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से कैसे कवर होते हैं, धीरे धीरे करके हम उनसे मैच करेंगे। देखो हमने ये टॉपिक पढ़ा था, इसका आंसर यहीं पे था। अगर हर एक चीज़ ध्यान से सुनोगे तो आप इजीली हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। बस थोड़ा सा माइंड को तेज़ रखो, जो मैं बात बताता हूँ उसको याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं ध्यान देके बोलता हूँ आपको हमेशा। चलो देखो, कल हमने बात की थी ट्रांजैक्शन, कोई भी चीज़ खरीदते हैं या बेचते हैं। देखो मैं आज देखते दिखाता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ देखो मान लो एग्जाम्पल है, ट्रांजैक्शन क्या होती है? कुछ नहीं होती है। अगर मैंने कोई गुड्स परचेज की है तो ये क्या होगी? ये एक ट्रांजैक्शन होगी। परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश 15,000। कोई सैलरी पेमेंट करो, पेमेंट ऑफ सैलरी 5, मतलब किसी को कोई भी आपने खर्चा किया, पेमेंट दी या ली, वो दैट इज कॉल्ड एक कैश ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन बोलोगे, ये ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो ट्रांजैक्शन यहाँ पे जो हो सकती है वो दो तरह की हो सकती है, या फिर मॉनेटरी हो सकती है या नॉन मॉनेटरी। देखो मैं वो चीज़ कवर भी कर रहा हूँ साथ साथ जो मैंने कल नहीं पढ़ाई है। मॉनेटरी हो सकती है या फिर नॉन मॉनेटरी हो सकती है, दो तरह की हो सकती है ना दोस्तों, ठीक है ना। मॉनेटरी, यहाँ पे मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी। आप देखो ट्रांजैक्शन कैसे हो सकती है, आप लेन देन कैसे कर सकते हैं, या फिर पैसे के साथ करोगे, ठीक है, या बिना पैसे करोगे, या फिर अदला बदली करोगे। तीन ही कंसेप्ट हो सकते हैं। तो क्या हुआ देखो, पहले अगर हम पैसे के साथ करें, मॉनेटरी मीन्स मनी, मनी के साथ, देखो मनी के समझ मॉनेटरी, मॉनेटरी मीन्स आप कैश के साथ करोगे या क्रेडिट से, मतलब आप कैश में लोगे या फिर उधार लोगे, दो तरह से हो सकते हैं। या फिर आप नॉन मॉनेटरी कर रहे हो, नॉन मॉनेटरी में क्या आ जाएगा? बाटर ट्रांजेक्शन। बाटर ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है? मतलब आपने एक चीज़ आपको जरूरत थी, उसको वो चीज़ आपकी वाली जरूरत थी, तो आपने क्या आपस में वो चीज़ें क्या हो रही बदल ली है, दैट इज कॉल्ड बाटर ट्रांजेक्शन। उसे बोलते हैं बाटर एक्सचेंज बोलते हैं, ठीक है ना। कैश और क्रेडिट, क्रेडिट आपको पता है उधार पे लेते हैं, जब आप लोग बोल ठीक है बाद में पैसे दे देंगे। कैश आपको ऑन द स्पॉट आपने जो चीज़ दी उसके पैसे दे दिए। नीचे चले, ये डेफिनेशन है, आप देखना है, पॉज करके वीडियो लिख लो, कोई इसमें वो नहीं है, लेकिन पूछता कोई नहीं। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन सिर्फ आपको पूछता आपसे कोई नहीं, बस आपसे सिर्फ एक कंसेप्ट के तौर पे मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, वो बता दी मैंने आपको। जैसे देखो, मेडिसिन आर गुड्स फॉर द केमिस्ट, वेजिटेबल आर द, ये सिर्फ गुड्स के तौर पे एग्जांपल बताएं। कल आपको मैंने कैपिटल एंड ड्राइंग्स बताए थे, आपको याद होगा। कैपिटल आपने जो भी पैसा अपना किसी अपनी बिजनेस में लगाया उससे क्या बोलते हैं? कैपिटल, ठीक है ना। और एसेट्स भी मैंने बताई थी आपको। लायबिलिटी बताया, लायबिलिटी कौन सी? तो कोई भी हमने उधार किसी से लिया, जैसे लोन है, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। और एसेट्स कोई आपने प्लांट एंड मशीनरी लैंड खरीदो, दैट इज कॉल्ड एसेट। ड्राइंग, अगर आप अपने बिजनेस से ही पैसा निकालते हो, जैसे हम खुद अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं, तो ड्राइंग। फिर आपको कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ता है उसके बदले में, याद रखना हमेशा। मैंने दो चीज़ आपको कल बताई थी कि कंपनी और आप दोनों अलग अलग चीज़ हो।
तो डेटर का हमने बता दिया था, लेनदार, देनदार और बैड डेट। बैड डेट बड़ा कंसेप्ट अलग है। बैड डेट क्या होता है, मान लो एग्जांपल है, आपने किसी को 10,000 रुपये दिए थे, आपका वो क्रेडिटर था, ठीक है ना, आपने दिए थे उसके पैसे, अब वो क्रेडिटर था। अब क्या होगा, आपने उससे वो पैसे लेने थे, मान लो एग्जांपल, अब वो उसका क्या होगी, अब वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट बोले तो मतलब अब वो बैंकक्रप्ट हो गया, उसके पास कोई पैसा नहीं है, सारा पैसा जुआ में हार गया, शेयर मार्केट में लगाया था, सारा खारा खत्म हो गया। अब क्या करेगा वो, कुछ नहीं रह गया, ठीक है। या फिर बैंकक्रप्ट हो गया, कुछ भी नहीं रह गया, रेट में से 1 रुपया नहीं रह गया, आप उससे ले नहीं सकते हो, ठीक है। या पागल हो गया, बंदे को याद ही नहीं है। अब क्या हो गया, ऐसे बैड डेट हो जाते हैं। ऐसे क्या होते हैं, बैड डेट मीन्स अब उनसे कोई भी पैसे आने की संभावना ही नहीं है। जिसे मान लेते हैं, मान लो एग्जाम्पल बैंकक्रप्ट हो गया, कल अगर पैसा आएगा तो शायद से मिल जाएगा, बट आज तो बैड डेट हो गया वो, ठीक है ना। एंड इनरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम अ डेटर, जिसे लेनदार से, अब उसे मिल से नोन एज बैड डेट। इट इज अ रेवेन्यू लॉस ऑफ द बिजनेस। भाई अपने बिजनेस से पैसे दिए थे, आपने किसी को दिए उधार, अब भैया उसको मना कर रहा है या फिर कोई लफड़ा हो गया, नहीं दे रहा है, तो वो किस में आता है, बैड डेट में आ जाता है, ठीक है ना। ये डेटर में से एक्चुअली में लेस हो जाते हैं, लेस बैड डेट। फिर एक्चुअली में अब मान लो आपको 1 लाख रुपये आपने ब्याज पे दिया था, अब 10 रुपये तो मर गए ना आपके, 10,000 क्या हो गए, मर गए, वो मिलेंगे नहीं अब आपके, तो क्या रह गए, कितने रह गए, 90,000। दैट इज कॉल्ड डेटर में से हमेशा लेस बैड डेट लेस हो जाते हैं, जो गंदे डेटर्स होते हैं, याद रखो। गंदे से यारो गंदे लोग पैसे नहीं देते ना, बस वो याद रखो। आगे चलें, कल हमने पढ़ा था कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये बताया था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बताता हूँ मैं आपको। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो ये एक तरह की, एक बोलते हैं डेफर्ड है, मतलब एक तरह की है तो ये रेवेन्यू है, तो ये एक तरह की रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर विच इज बेसिकली रेवेन्यू इन नेचर बट बेनिफिट ऑफ विच, मतलब ये आज आपको है तो आपने जहाँ पैसा खर्च किया है तो बट रेवेन्यू, बट आज इसको आपको फर्क नहीं दिखाई देगा। आप अपने क्या करते, आप जब कंपनी नया नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसकी एडवर्टीजमेंट करती है। जो एडवर्टीजमेंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है ना, खर्चा होता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी अपॉइंट करते हैं, ठीक है ना, वो ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं उस चीज़ के, और प्रोडक्ट का बहुत प्रमोशन करते हैं। तो प्रमोशन करते हैं, लेकिन एक टाइम पे सेल नहीं बढ़ती है, विद द पीरियड ऑफ टाइम, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, उससे क्या होता है, लोग उस प्रोडक्ट से फैमिलियर होते हैं, लोगों को पता लगता है कि हाँ इस नाम का प्रोडक्ट है, इसका ब्रांड एम्बेसडर ये है, हाँ ये प्रोडक्ट ये यूज़ करता है, भाई हम भी लगाएंगे। तो ये क्या होता है, धीरे धीरे क्या होती है, उसकी सेल बढ़ती है, उससे क्या होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है। तो यही बोला गया है, विच इज नॉट एग्जर्टेड, रेवेन्यू टर्म यूज किया, रेवेन्यू मतलब पता है ना, इनकम, विच इज नॉट एग्जर्टेड विद इन 1 ईयर इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसीलिए जो हम इसका खर्चा भी करते हैं ना, उससे भी कुछ सालों में बांट देते हैं, एक साथ नहीं डालते। आप क्यों एडवर्टीजमेंट में पैसा खर्च करते हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट खर्च होता है, जब बहुत ज़्यादा अमाउंट खर्च करेंगे तो हम एक साथ नहीं डाल सकते अकाउंट में, उससे हम कुछ सालों में जो भी पीरियड है उसमें डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, जो इंपॉर्टेंट लाइन है, ये देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, ये याद रखना कि सच एक्सपेंडिचर रिटर्न ओवर नंबर ऑफ ईयर, सच रिटर्न ऑफ अमाउंट इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट। कहाँ शो कर दी, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस एन अकाउंट में। तो ये कहाँ पे शो होती है, देखो यहाँ पे बोला डेबिट साइड, जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है उसकी डेबिट साइड, याद रखना। और अनरिटर्न इज शोन एन एसेट साइड, और जितना भी आपने अनरिटर्न किया वो आप कहाँ पे शो करोगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड। एसेट साइड ऐसे होती है, देखो ऐसे बनती है बैलेंस शीट हमारी, यहाँ होते हैं एसेट्स और यहाँ होते हैं लायबिलिटी। दिखाऊंगा मैं आपको, भी दिखाता हूँ थोड़ी देर में। फिर यहाँ पे आप डालोगे क्या, ये बैलेंस शीट एसेट में, यहाँ पे दिखाओगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैं दिखाता हूँ आपको बैलेंस शीट, 2 मिनट दो। तो दोस्तों इससे कहते हैं बैलेंस शीट। आप देख रहे हो यहाँ पे बैलेंस शीट है, ये इन द बुक्स ऑफ MS जो भी है बैलेंस शीट 31 मार्च यहाँ मेंशन करते हैं। तो देखो कैपिटल आपकी जो भी आप पैसा लगाते हो सबसे पहले कैपिटल यहाँ पे आती है, और इसके अंदर नेट प्रॉफिट ऐड होता है, और जो आपने कैपिटल लगाई होती है उस पर आप इंटरेस्ट लगाते हो, ऐड इंटरेस्ट कैपिटल सब ऐड होके यहाँ पे ऐड होता है। और इसमें जो आपने पैसा लिया होता है, आपने जो लिया होता है बिजनेस से, दैट इज कॉल्ड, जो भी आप पर्सनल पर्पस के लिए लेते हो, लेस ड्राइंग, और इसमें से लेस आपने देखो फिर इंटरेस्ट भी दोगे तो लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सारे लेस होकर अमाउंट आती है। फिर बात करें तो हम नेट लॉस भी लेस होता है। लोन देखो ये लायबिलिटी है, देखो 2 मैंने कॉलम बताया, लायबिलिटी और ये एसेट। लायबिलिटी टर्म बता दूं, बैंक लोन होता है, याद रखना लायबिलिटी के अंदर क्या क्या आता है और एसेट के अंदर क्या क्या, ये भी पूछ
तो आप लोग अच्छे से याद रखना कि लायबिलिटी के अंदर क्या क्या आता है और एसेट के अंदर क्या क्या आता है, ताकि अगर वो पूछ ले आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको पूरा यहाँ पे जो भी इसका फ्लो चार्ट आपको दिखा दे रहा हूँ। बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्री रिसीव इनकम। अब यहाँ पे एक बात आती है कि मैंने आपको बात की थी करंट इनकम, सॉरी करंट लायबिलिटी की, तो ये हमारी सारी करंट लायबिलिटी है, इसे बोलेंगे हम करंट लायबिलिटी। याद रखने वाली बात नहीं है, ये विद इन अ पीरियड, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट लिया, क्रेडिटर लिया, बिल्स पेबल करने साल में करो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, प्री रिसीव इनकम है, प्रीपेड है, प्री रिसीव होता है ये नहीं, प्री रिसीव इनकम आपको पहले ही रखिए, अक्रूड इनकम, ठीक है ना, ये आपको आ गया वैल्यूबल। तो ये आपकी क्या होगी, करंट लायबिलिटी होगी है, ठीक है दोस्तों। आगे बात करें एसेट के अंदर, तो एसेट के अंदर आपको देखो कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, ये करंट एसेट्स है सारी, बिल रिसीव है, डेटर है, ये गुडविल नहीं आएगी, ये नहीं आते। फिर इसके अंदर ये आएगा करंट एसेट्स के अंदर, ये करंट एसेट्स में आ जाएगा, ठीक है ना, ये सारे मेरे किस में आएगा, करंट एसेट्स में आ जाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक भी आता है अगर कन्वर्ट हो जाए विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पता होना चाहिए। अब मैंने बता दिया एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, बैड डेट, सॉरी हाँ डेटर्स, गुडविल, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। देखो एक आता है लाइव स्टॉक, किसी को नहीं बताएगा लाइव स्टॉक, अगर पूछे लाइव स्टॉक, ठीक है ना, मतलब आपका बिजनेस है, आप मान लो दूध बेचते हो तो आपको भैंसें होंगी, ठीक है ना, या फिर घुड़सवार होते हैं ना, घुड़सवार, तो कुछ लोग ना बिजनेस करते घोड़े खरीदने का, तो लाइव स्टॉक इसके अंदर आता है, इसके अंदर आता है। आपको पता है घोड़े भी कितने महंगे महंगे बेचते हैं, तो लाइव स्टॉक इसके अंदर आएगा। एक आता है लूज टूल्स, लूज टूल्स भी लिख लो अपनी बुक्स में, लिखना किसी ने, तो लूज टूल्स भी इसी के अंदर ही आता है। अगर पूछा जाए आपसे, याद रखना, पूछ लेते हैं कि कंटेंट कहाँ कहाँ पे आता है। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी यहीं पे आता है, मेंशन नहीं किया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी यहीं पे आएगा, जो अमाउंट हमने रिटर्न ऑफ की हुई यहाँ पे आ जाएगी, ये याद रखना आप लोग, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक चीज़ और बनती है, मैंने आपको बैलेंस शीट भी दिखा दी, अब मैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट ही है, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, साथ इसका डिटेल दे रखी है उन्होंने। देखो ये हमारा एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट है। देखो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या होता है, एक साइड सारे से एक्सपेंसेस होते हैं। देखो यहाँ क्या होते हैं, सारे एक्सपेंसेस, बस आप रट्टा नहीं मारना, बस ये याद रखना, यहाँ पे मोस्टली सारे एक्सपेंसेस होते हैं। और यहाँ पे क्या होते हैं, इनकम क्या होती है, यहाँ पे जो इनकम आपने रिसीव की है, जैसे आपने कोई रेंट लिया है, कोई इनकम कमीशन लिया है, ठीक है, आप कोई इन्वेस्टमेंट थी उस पर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, आपको कोई डिपॉजिट किया था उसका इंटरेस्ट आया है, कोई मिसलेनियस इनकम, कोई और अदर इनकम जिसका आपको पता नहीं, बस पैसा बढ़ा है आपका, मिसलेनियस इनकम में डाल दिया, कोई डिस्काउंट रिसीव किया, मतलब आप कोई गुड्स परचेज करने गए, आपको डिस्काउंट रिसीव हो गया तो आपको प्रॉफिट हो गया, तो ये हो गया। अगर नेट लॉस होता है यहाँ पे आ गया, याद रखना। बट ये सारी इनकम आ गई आपकी। फिर बात करते हैं हम एक्सपेंसेस की। अब एक्सपेंसेस कैसे आता है, देखो अगर देखो सैलरी देनी है, वेजिस, रेंट दिया, ट्रेड दिया, टैक्सेस हो गया, इंश्योरेंस के चार्जेस है, बैंक चार्जेस है, डिस्काउंट अलाउ किया, ऑडिट फीस दी, डेप्रिसिएशन दिया। एक डेप्रिसिएशन टर्म मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है, प्रिंटिंग स्टेशन इंटरेस्ट पे किया आपने, कोई प्रोडक्ट जल गया, लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय, जिसमें आपको लॉस हो रहा है, एक्सपेंस है, वो सब यहाँ पर आएगा डेबिट साइड में। एक होती है डेबिट, एक होती है क्रेडिट, ये याद रखना, डेबिट और क्रेडिट। अभी इतना नहीं, बस इतना रखो, इस साइड आपके सारे एक्सपेंस आएंगे, इस साइड एक्सपेंसेस आएंगे, और इस साइड सारे आपकी इनकम आएंगे। ये है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इसे बोलते हैं हम प्रॉफिट। 3 अकाउंट बनाते हैं जो मेन होता है हर कंपनी का, आपको भी देख लो, कोई सर्च मान लो, इसका प्रॉफिट लॉस अकाउंट देखना, किसका भी देखना, 3 चीजें मेन इंपॉर्टेंट होती है। बैलेंस शीट जो आपको मैंने दिखाई, उससे सब कुछ पता लग जाता है। आप बैलेंस शीट देख के पता लगता है ना एसेट कितना, हमेशा एसेट्स ज़्यादा होने चाहिए लायबिलिटी के कंपैरिजन में, क्योंकि लायबिलिटी वो पैसा है जो आपको दूसरों को देना है, एसेट वो है जो एक्चुअली में आपके पास पैसा है, ठीक है ना। इसे बेच के आप अपनी लायबिलिटी दे सकते हो। आप कितनी देर तक कर्जा लोगे, जितनी देर आप पे कर सकते हो। देखो बैंक भी आपको देता है ना लोन, क्या देख के देता, भैया घर है 40 लाख का है, इसको मैं 25 लाख का लोन चिपका देता हूँ, क्यों, उसने 15 लाख का खुद का प्रॉफिट देगा, क्यों देगा, भैया कल ब्याज भी तो लेना है उसने, ऐसे नहीं देता। तो हमेशा किसी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, शेयर्स में डील करते हो, आप क्या देखते हो, बैलेंस शीट देखते हो, भैया इसकी क्या भैया कैपेबिलिटी है, मैं कवर हो जाएगा मेरा, मतलब शेयर्स के अंदर प्रॉफिट आएगा कि लॉस आएगा, आप एस्टिमेशन लगाते हो ना, सेम। इसीलिए हमेशा ही सोचते हैं कि इनकम वाला कॉलम हमेशा ज़्यादा हो, आपके एक्सपेंसेस कम है। अगर आपके इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो आपको क्या होना, प्रॉफिट ही होना, ये तो एस्टिमेशन ही आपकी, ठीक है। अगर मान लो यहाँ एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है और आपकी इनकम कुछ है ही नहीं, फिर तो कुछ बनेगा ही नहीं,
ठीक है ना। तो मैंने दो अकाउंट आपको शो कर दिया, एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट, एक दिखा दिया बैलेंस शीट, और एक लास्ट रह गया जो मेन इंपॉर्टेंट सबसे पहले जो बनता है वो है ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट, जिसे बोलते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है ना। ये आ गया ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें सारा मेन देखो सबकी कंपनी का बिजनेस यहीं से शुरू होता है। अगर ये ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होगा तो आपका कुछ भी काम नहीं बनेगा। ट्रेडिंग अकाउंट में देखो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आता है। ओपनिंग जो सबसे पहले आपने कंपनी शुरू की, मान लो कोई ओपनिंग स्टॉक तो होगा आपका, हर साल का बचता ही होगा। जो बचता है रॉ मटेरियल जो बच गया वो अगले साल, मतलब इस साल बच गया तो अगले साल के लिए ओपनिंग स्टॉक हो गया। परचेस, क्या परचेस की, और अगर उसमें से कोई वापस चलेगी तो लेस ही होना, ऑलमोस्ट आपको कोई सामान लिया उसमें निकल गया तो लेस ही हो जाएगा, उसे हम रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। ये बड़ा बच्चों में कंफ्यूजन रहती है। देखो ये आउटवर्ड हो गया, परचेज रिटर्न को हम और क्या वर्ड यूज करते हैं, रिटर्न आउटवर्ड, और सेल्स रिटर्न मतलब सेल वापस कर दी, रिटर्न इनवर्ड। आपका सेल वापस आ गई, इन आ गया, परचेज आई थी आपने किया था, बाहर चला गया, आउट हो गया, मतलब सामान हमने वापस भेज दिया। आपने सेल किसी की थी, अब वो माल वापस आ गया, सेल इनवर्ड है, आपका इन हो गया, वो आउट हो गया। सिंपल सा, इससे ज्यादा कंसेप्ट नहीं लगाना। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फ्राइट एंड फ्रेट एंड कैरीज इनवर्ड, कस्टम ड्यूटी, वेजेस, कोल, गैस, फ्यूल, रॉयल्टी, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये हमारे एक्सपेंसेस इस साइड। और देखो मेन इनकम जो आती है वो सेल से ही आती है, हमेशा याद रखो। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, क्लोजिंग स्टॉक लेस, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। तो मैंने आपको 3 अकाउंट बताए, मेन इंपॉर्टेंट स्पेसिमेन दिखाए, स्पेसिमेन फॉर ट्रेडिंग अकाउंट। एक है ट्रेडिंग अकाउंट, एक है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, एक है बैलेंस शीट। आपको ये तीनों पता होना चाहिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। कोई बोल दे कंपनी में कौन से 3 अकाउंट मेन इंपॉर्टेंट, भैया 3 अकाउंट है, लेकिन इन 3 अकाउंट बनने से पहले बहुत अकाउंट्स बनते हैं। सबसे पहले ये बनता है ट्रायल बैलेंस से, मैंने आपको कल भी बताया था, तो डेबिट क्रेडिट वो भी। हाँ, जब हमारी ये बैलेंस शीट हमेशा टैली होती, क्या होती है, टैली होती है एंड में आके, ये याद रखना। तो छोटी सी टॉपिक शुरू हुआ था, बहुत लंबा खिंच गया, चलो अब अपने टॉपिक वापस चलते हैं। तो हम लोग थे कहाँ पे, हम लोग थे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बता दिया। कल मैंने कैश डिस्काउंट भी बता दिया था आपको, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट बता दिया था आपको। सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट, सॉल्वेंट वो बंदा है, मान लो एग्जांपल कि मैं अपने जो भी खर्चे हैं, मतलब अपना लोन है चुका सकता हूँ, मेरे पास पैसा है, मैं कोई भी एक्सपेंस बियर कर सकता हूँ, मेरे पास है, ठीक है। और इंसॉल्वेंट जिसके पास कुछ नहीं रह गया, आज वो कुछ नहीं पैसा पे कर सकता है। एग्जाम्पल देखा सॉल्वेंट का, पर्सन टोटल एसेट्स हैव बीन, मैंने क्या बोला, 50 लाख एंड टोटल डेट 30 लाख। सिंपल सा बात है, मेरे पास कर्जा 30 लाख का है और मेरे पास पैसा कितना है, 50 लाख है। जो मेरी एसेट्स है, लायबिलिटी कितनी है, 30 लाख की, तो भाई पे कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट यहीं पे उल्टा हो, मेरी एसेट्स 30 लाख की हैं और जो लायबिलिटी है, डेट है, मेरे पे जो कर्जा है वो 50 लाख का है, मैं पे कर सकता हूँ, कांट पॉसिबल। तो मैं क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। पहले वाली पोजीशन थी क्या, सॉल्वेंट की, ये किसकी आ गई, इंसॉल्वेंट की। क्लियर है, इतना ही पूछते हैं आप, समझ में आना चाहिए आपको पढ़ के। द पर्सन हुज लायबिलिटी आर मोर देन इज एसेट, लायबिलिटी ज्यादा है, एसेट कम है, भाई सिंपल सी बात समझ जाओ। लायबिलिटी मतलब दूसरों का पैसा पे करना है, मैंने पहले बोला पे करना है, और आपके पास है कम, लॉस है, भाई कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे आपके एसेट ज्यादा है बट लायबिलिटी क्या है, कम है, खत्म खेल। कल मैंने आपसे अकाउंटिंग ईयर की भी बात की थी। इट इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ फॉर विच एन अकाउंट्स आर मेंटेन एंड क्लोज बाय द प्रोप्राइटर, ठीक है ना। मतलब ये अकाउंट से जो 12 महीने के लिए बनते हैं, ये हो सकता है 1 अप्रैल से शुरू हो, 31 मार्च भी हो सकता है, या फिर एक बोलते हैं कैलेंडर ईयर। आपसे पूछा जाए कैलेंडर ईयर किसे कहते हैं, तो कैलेंडर ईयर बोलते हैं 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर, बस दैट इज फिनिश। कोई भी पूछते हैं कैलेंडर ईयर कौन सा है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, लिख लेना इसे। ट्रेडिंग कंसर्न नॉट फॉर, देखो ये छोड़ दो, कल मैंने गुडविल का बताया था, गुडविल में भी डिस्क्राइब एज द एग्रीगेट ऑफ दोज इंटेंजिबल एट्रीब्यूट। मैंने बोला इंटेंजिबल एसेट होती है, आपको बोला था मैंने। गुडविल मींस आपकी इमेज। अब ये इमेज बहुत रीजन होता है, देखो एग्जांपल है गुडविल कैसे बन जाती है। अब देखो कंपनी आपकी है कहाँ, कौन से कंपनी काम कर रही, कौन से फंक्शन कर रही है, उससे बड़ा मैटर करता है। प्रॉफिट बता दिया था मैंने आपको, लॉस, इनकम, रेवेन्यू। एसेट दो प्रकार के होते हैं, करंट एसेट, एक होते हैं फिक्टिशियस एसेट, मतलब एक्चुअली में ये होते नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या, दे आर द इमेजिनरी एसेट, होते नहीं एसेट बट हमारे लिए क्या होते हैं, एक तरह के एसेट होते हैं। जैसे हमने कल थोड़ी देर पहले बात की थी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, होते नहीं है, इमेजिनरी। हम तो कर चुके हैं, हम लोग ऑलरेडी 4 साल का पे कर चुके थे, लेकिन धीरे धीरे हम लेस करते हैं ना, बस वही चीज़ है। दे आर इमेजिनरी एसेट बट डू नॉट हैव ना रियलाइजेबल
वैल्यू, उसकी कोई रिलाइजेबल वैल्यू नहीं थी, इसलिए बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। बुक्स में है बट है कुछ नहीं, उसका पैसा कुछ नहीं है। दीज एसेट्स आर नॉट रिप्रेजेंट, क्या लिखा, दीज एसेट्स आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय टेंजिबल पोजीशन और प्रॉपर्टी। यार हिंदी एडवर्टीजमेंट के लिए मैं 4 साल के पे कर दिया, तो इसमें एक फिक्स एसेट आ गया, मैंने फिक्स एसेट करंट एसेट बता दिया और फिक्टिशियस एसेट। यहाँ लायबिलिटी आ गई, फिक्स लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, ये बता दिया आपको। एक फॉर्मूला देखो, हमेशा याद रखो, ये फॉर्मूला याद रखना है, अगर याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड है। यहाँ बोला आपको नेटवर्थ निकालनी है या एक ओनर इक्विटी निकालनी है, क्या निकालनी है, नेटवर्थ, ओनर्स इक्विटी और कैपिटल, कुछ भी कैलकुलेट करना हो यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा फॉर्मूला होता है, आप तीनों चीज़ एक ही टर्म है, आपसे पूछा नेटवर्थ किसके इक्वल होती है, नेट ओनर इक्विटी की, ओनर इक्विटी किसकी इक्वल होती है, कैपिटल की। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई भी पूछ लेता है, आप ऐसे ही कंफ्यूज बोला हमें नेट या नेटवर्थ को क्या बोलते थे, या कैपिटल भी बोलते हैं उसको हम ओनर्स कैपिटल भी ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं, टर्म अलग अलग है, बट चीज़ से सेम है, याद रखना। यहाँ पे लिखा हुआ है नेटवर्थ इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी इक्वल टू कैपिटल, ठीक है ना। अब देखो, जब कैपिटल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और काइंड, अब ये इसमें टर्म यूज काइंड। अब देखो, मान लो एग्जांपल है, मैं बिजनेस में पैसा लेके नहीं आया, मान लो एग्जांपल है, मैंने अपना घर ही लगा दिया, फर्नीचर ले आया, टेबल ले आया, कंप्यूटर ले आया, लेके आया, लग तो मेरे घर से ही लाया, मैं लाया तो मैं ही, बिजनेस में इन्वेस्ट तो मैंने ही किया, अपना सब कुछ लाया तो ना, तो काइंड में भी आ सकता है, जरूरी नहीं कैश में ही लेकर आए, उसको आप वैल्यू अप्रोप्रिएट वैल्यू लगा सकते हो कि हाँ इतना का सामान होगा, इतना डाल सकते हो, तो आप कैपिटल इन्फॉर्म दैट कर सकते हैं कैलकुलेट करके। तो अगर ओनर्स इक्विटी निकालनी हो, ओनर्स इक्विटी मैंने आपको बता दिया, एसेट्स में से लायबिलिटी कर लो लेस, तो आपकी कैपिटल आती है। अब टोटल इक्विटी को क्या बोलते हैं, एसेट्स, क्रेडिटर इक्विटी को बोलते हैं लायबिलिटी, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। फिर ओनर इक्विटी को क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, डोंट फॉरगेट। कुछ क्वेश्चन है, आप देख लेना, पॉज कर लेना वीडियो, अगर नहीं समझ आए मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब हम आगे, तो जो टर्म्स थी मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, हमने सबको, एक होता है, देखो मैंने आपको ये बताया था कंटीजेंट लायबिलिटी। अब सबसे पहला हमने शुरू किया था, जब वीडियो हमने शुरू की थी, जिसने देखी है उसको सबको याद है, कंटीजेंट लायबिलिटी टॉपिक आया था। देखो यहाँ क्वेश्चन फर्क पड़ गया ना, यहीं पे पता लग जाएगा मैं, देखो कि पेपर कहाँ से बनता है, कैसे नहीं बनता। अ लायबिलिटी विच मे बी अराइज इन फ्यूचर डिपेंड अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट कॉल्ड कंटीजेंट लायबिलिटी। पता होना चाहिए कंटीजेंट लायबिलिटी क्या, वो लायबिलिटी या भैया हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मेरा कोर्ट केस चल रहा है, मान लो एग्जांपल है, मेरे फेवर में भी आएगा या नहीं भी आ सकता। मान लो एग्जांपल है, मेरे फेवर में आ गया तो करोड़ रुपए का मुझे प्रॉफिट होगा, नहीं आएगा तो करोड़ रुपए का लॉस होगा, तो मैं वो करोड़ रुपए पहले निकाल के रख लिया, भैया आ गया तो भैया मेरा है, नहीं तो भाई तेरा है, सिंपल सा फंडा है। कल मैं बाद में निकालूंगा करोड़ रुपए तो मुझे बहुत, मेरा बिजनेस हिल जाएगा, ठीक है। या सोचो, मान लो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखा, अ वर्कर मेक्स अ क्लेम फॉर कंपनसेशन 5000 अगेन द बिजनेस एंड डिसीजन पेंडिंग इन द कोर्ट। क्या है, डिसीजन पेंडिंग है भैया, 5000 रुपए देने इसको। इट मे बी फ्यूचर लायबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट, मतलब इन केस इसमें दो फेवर्स होते हैं, या फिर वर्कर में जाएगा या फिर कंपनी के फेवर में जाएगा। वर्कर चला गया तो वर्कर को 5000 रुपए देने, तो मेरी लायबिलिटी होगी, देना ही पड़ेगा, ये कंटीजेंट लायबिलिटी होते हैं, नहीं तो मेरा प्रॉफिट है ही है, वो तो अलग चीज़ है, ठीक है ना। तो ये होते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। और पढ़ लेते हैं, इससे ना कभी भी फाइनेंशियल पोजीशन को बिजनेस, इट डज नॉट अफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड देयरफॉर इट डज नॉट शोन, ये बात है, ये लायबिलिटी साइड शोन नहीं होता। एक और मैं बताया था, ये हमेशा फुट नोट में, एंड में नोट में, यहाँ देखो मैंने एक क्वेश्चन दिखाया था, बट इट शोन बाय द फुट नोट टू द बैलेंस शीट, ये क्वेश्चन ही आया था, किसी को अगर पढ़ाया होगा मैंने, आपने देखा होगा तो मैंने दिखाया था वहाँ पे कि ये एंड में फुट नोट में मेंशन होता है, स्टार डाल के है फुट नोट ऑफ द बैलेंस शीट के नीचे, बैलेंस शीट आपको दिखाती है, उसके नीचे ही लिखा जाता है। अब हम आ गए हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स। इस पे आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या होते हैं, कन्वेंशंस क्या होते हैं और प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। सबसे पहला बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मैं आपको शुरुआत से बोलता आ रहा हूँ कि भैया बिजनेस और तुम दोनों अलग अलग चीज हो, दो अलग अलग बंदे हैं, आर्टिफिशियल है लेकिन है। दिस कंसेप्ट इंप्लाइज दैट अ बिजनेस यूनिट इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंट्री फ्रॉम द ओनर, क्या ओनर से अलग है, हमेशा याद रखना, तुम और बिजनेस दोनों क्या है, अलग अलग है। यहाँ बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा कंसेप्ट आपसे बोलेगा, अकाउंटिंग कंसेप्ट कौन सा ये कहता है कि ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग चीज है, तो वो आता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। कौन सा आता है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि ओनर और बिजनेस दोनों क्या है, अलग अलग है,
ठीक है ना। मैंने आपको अभी भी बोला, अगर ओनर बिजनेस से पैसा, अपना ही भले बिजनेस है मेरा, अकाउंट्स कहता अपना ही बिजनेस हो, कोई मैटर नहीं करता, आप वहां पे सिर्फ एक वर्कर हो, ये याद रखना। आप अगर उसमें से पैसा लोगे तो आपको ब्याज देना पड़ेगा, अगर आप पैसा डालोगे तो आपको ब्याज मिलेगा। सिंपल सा बिजनेस बोलता है, बिजनेस बोलता है मैं अलग हूं तू अलग है, ठीक है, ये याद रखना। किसी कंपनी ने अगर कोई फ्रॉड किया, एग्जांपल देता हूं, किसी कंपनी ने अगर फ्रॉड किया, मान लो रिलायंस कंपनी ने कोई फ्रॉड किया, तो आपके मुकेश अंबानी के ऊपर फोन वो कर दोगे, धीरू भाई अंबानी पे कर दो केस? ऐसा तो नहीं कर सकते ना। आप रिलायंस के ऊपर केस करोगे, उनके वर्करों पर तो केस नहीं करोगे। इसीलिए बोलता हूं दोनों क्या है, अलग अलग चीज है। बिजनेस एंटिटी यही चीज बताती है, मैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट यही कहता है कि यहाँ पे ओनर और बिजनेस दो अलग अलग चीज है। कोई कंपनी फ्रॉड करती है तो आप कंपनी के ऊपर केस करोगे, ये नहीं कि उनके वर्करों पर केस करोगे, ऐसा नहीं होता, हमेशा याद रखना। चलो आगे चलें। एक ये ड्रॉबैक है हमारे पास यहाँ पे। दूसरा कंसेप्ट कहता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट ये है, खराबी, कि हम वो चीज रिकॉर्ड नहीं कर सकते जो मनी में मेजर नहीं हो सकती, जो पैसे में एक्सप्रेस नहीं हो सकती, हम उसे क्या नहीं रिकॉर्ड से कर सकते। देखो, ट्रांजेक्शन विच डू नॉट इन्वॉल्व मनी विच नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एग्जाम्पल ऑफ वर्किंग कंडीशन इन द वर्क प्लेस, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज, एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट, ये रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हाँ, इसको अगर मनी में मेजर कर सकते तो पक्का लिख सकते, ठीक है। विल नॉट बी रिकॉर्ड इन द बुक्स एज दे कैन नॉट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, इट हेल्प्स अंडरस्टैंडिंग द स्टेट ऑफ अफेयर्स। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे, इफ द बिजनेस हैज 5 कंप्यूटर फॉर एग्जाम्पल, 2 टैबलेट 3 चेयर, एसेट्स कैन नॉट बी। अगर आपके पास मान लो 5 कंप्यूटर हैं, 2 टैबलेट है, 3 चेयर है, अगर आपको इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या आप मनी में लिख सकते हो? अनलेस बोलते हैं तब तक हम इसे मनी में एक्सप्रेस ना करें कि 1.5 लाख का भैया कंप्यूटर है, 15,000 का टैबलेट है, 2,500 का चेयर है, तो हम आसानी से लिख लेंगे। बट हमें पता ही नहीं है कि 10 चेयर आई, 15 चेयर आई, 20 चेयर आई है, इतना पता है, कितनी मनी है तब तक लिख ही नहीं सकते आप उससे। ये याद रखो, जो चीज़ मनी में, दूसरा कंसेप्ट यही कहता है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है कि जो चीज़ मनी में हम उसे ही रिकॉर्ड कर सकते हैं, बाकी हम नहीं कर सकते। तीसरा आ गया कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट की जो कॉस्ट कंसेप्ट है वो थोड़ा सा अलग है। मान लो एग्जांपल है, आपने 10 साल चीज़ पहले खरीदी थी 1000 रुपए की। कितनी खरीदी है? 1000 रुपए की। इसे हिस्टोरिकल कंसेप्ट भी बोल देता कोई कोई। तो जब आपने 10,000 की चीज़ खरीदी थी, आज उसकी वैल्यू भले ही ज़्यादा हो गई हो, 10 साल बाद आप मान लो एग्जाम्पल उसके लाख वैल्यू हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने अपनी बुक्स में वो 10,000 की वैल्यू ही शो करनी है। ऐसा नहीं है कि आप उसे बढ़ा चढ़ा के शो करोगे, नहीं। एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। किस पे होती है? याद रखना, जो मनी मेजर कंसेप्ट आ जाए तो ये पूछा जाए कि आपने जो रिकॉर्ड करते बुक्स पे कौन से कंसेप्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेस पे, कॉस्ट कंसेप्ट दोनों सेम ही है। हम मैंने बोला था हिस्टोरिकल कॉस्ट भी करते हैं, ठीक है ना। दैट इज द एक्विजिशन कॉस्ट। ये कौन सी एक्विजिशन कॉस्ट कौन सी होती है? जिस पे आपने कोई एसेट एक्वायर की, मींस परचेज की है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी बेस of the further accounting. It does not mean that the assets will be always shown on that cost. It will be recorded at the time of the purchase, but the systematic reduce the book value of charging depreciation. ये आउट ऑफ कॉलेज है, हम अभी बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ बता रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे कोई भी अमाउंट है वही रिकॉर्ड होती है, 10 साल 15 साल, वो अलग चीज़। डेप्रिशिएशन वाला कंसेप्ट मैं आपको बात समझा दूंगा, इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि आपको हिस्टोरिकल कंसेप्ट पे अप्लाई होता है। अगला कंसेप्ट आता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। देखो, हमेशा याद रखो, ये जो डेप्रिशिएशन वाला कंसेप्ट है ऐसा ही होता है। आप कोई भी चीज़ लेके आते हो, उसकी वैल्यू धीरे धीरे डेप्रिशिएट होती, घटती रहती है। एक लैंड छोड़ के सारे एसेट्स डेप्रिशिएट होते हैं, याद रखना। एक लैंड छोड़ के, ज़मीन को छोड़ के, बाकी जो भी आप प्लांट ले आओ, मशीन ले आओ, चेयर ले आओ, फ्रिज ले आओ, कूलर ले आओ, जो मर्जी ले आओ, कंप्यूटर ले आओ, हर एक चीज़ खराब होती है, रिपेयर होती है, उनकी मेंटेनेंस होगी। लैंड की कौन सी रिपेयर मेंटेनेंस करा जा रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे बोला जो भी आप डेप्रिशिएशन लगाने के लिए जो भी मेथड आप यूज़ करते हो, तो वही आपने कंसिस्टेंसी रखनी। ये नहीं आपने बदल देना, मेथड्स को बदलते जाना। अगर आप मेथड, मान लो एग्जांपल, इस साल आपने अलग मेथड से पढ़ा, अगले साल और अलग मेथड से, उससे और अलग मेथड से, आपने 3 अलग अलग मेथड आपने 3 टाइम में यूज़ किए, तो आप कभी भी अपनी परफॉर्मेंस मैच नहीं कर सकते। बोले क्या गलती हुई, कभी नहीं हो सकती। आप एक ही मेथड जब फॉलो करोगे, कंसिस्टेंसी रखोगे,
तभी आप अपनी प्रोग्रेस को मैच कर सकते हो, ठीक है, रिवैल्यूएशन भी कर सकते हो। एंड पॉलिसी अडॉप्टेड बाय अकाउंटिंग शुड बी कंटिन्यूस और कंसिस्टेंट थ्रू आउट द, इट डज नॉट, हाँ देखो, इट नीड नॉट टू बी चेंज जनरली अनलेस अंटिल द सर्कमस्टेंसेस डिमांड, ठीक है ना। हाउएवर इट डज नॉट स्टॉप एनी इंप्रूवमेंट और न्यू टेक्निक बट शुड बी डिस्क्लोज विद अ नोट। अगर आप ऐसा करते हो, जैसे मैंने डेप्रिसिएशन मेथड की बात कर रहा था, ठीक है ना, तो अगर आप उसको चेंज करते हो, आपने फुट नोट में लिख देना है कि आपने इसका मेथड चेंज किया है। आगे आते हैं कंजर्वेटिज्म। अब देखो कंजर्वेटिज्म को पहले हम एक चीज देखते हैं। देखो बुक्स अकाउंट्स क्या कहता है, देखो अकाउंट्स कितना चालाक होते हैं, देखो ध्यान से सुनना। देखो हम अकाउंट्स में आपको क्या सिखाते हैं, पैसे कैसे बचाते हैं, याद रखा करो। सीए बनते हैं ना, वो टैक्स बचाते हैं ना आपका, वैसे ही कैसे कैसे पैसे बचाना है। क्लोजिंग मान लो एग्जाम्पल है, आपका साल में स्टॉक रह गया 25,000 का, सुनते जाना, लेकिन उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 35,000 है। कितनी है, 35,000 है। बट अकाउंट्स कंसेप्ट, जो अकाउंटिंग कंसेप्ट कहता है कि आपने अपनी लोवेस्ट वैल्यू वो पे रिकॉर्ड करना है, ऐसा नहीं कि हाईएस्ट वैल्यू रिकॉर्ड करना है। तो आपने बुक्स किस पे रिकॉर्ड करना है, आपने करना है 25,000 पे। तो यही कहता है, यही हमारा कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट है कि आपने जो एंटिसिपेट प्रॉफिट नहीं लेना, हमने एंटिसिपेट ज़्यादा लॉसेस करना है। वी हैव टू एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, कि आप में ये लॉस हो सकते हैं, वो आपने सारे पॉसिबिलिटी करने हैं। इट एनकरेज अ सर्टेन सीक्रेट रिजर्व बाय मेकिंग एक्सेस। इससे क्या होता है, आप थोड़े बहुत और रिजर्व बना सकते हो ताकि आपको कल जो फ्यूचर आ उससे बचने के लिए, यहाँ लिखा ना, टू एनकरेज अ सर्टेन सीक्रेट रिजर्व बाय मेकिंग एक्सेसिव प्रोविजन टू प्रिवेंट लॉसेस। द इनकम स्टेटमेंट में शो लोअर इनकम एंड द बैलेंस शीट ओवरस्टेट द लायबिलिटी एंड अंडरस्टेट द एसेट्स। याद समझ आ गया, इसे कहते हैं प्ले सेफ गेम, कि हाँ कल आप बच सकते हो अगर आपको कोई दिक्कत आ जाए। यहाँ पे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ये बहुत ही अच्छा है। हम ये मानते हैं कि आज मैंने, आप भी कोई बिजनेस शुरू करते हो या फिर ट्यूशन सेंटर शुरू करते हो, आप क्या सोचते हो कि एक ही दिन पढ़ाना है मेरे को, नहीं, आप इस तरह सोचते हो कि मैंने सालों पढ़ाना है, कल इसमें और बड़ा हो जाएगा, सपने देखते हैं इतने बड़ा बड़ा मेरा बिजनेस हो जाएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। ऐसा ही करते हैं सारे, ठीक है ना। कोई बिजनेस शुरू होता है ऐसे ही सोचते हैं, कोई ये नहीं सोचता कि आज मैंने खोला है कल बंद हो जाएगा, नहीं। तो हमेशा अपने सपना क्या देखना है, गोइंग कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न। तो हमने जो एसेट लिए, लायबिलिटी दी, उन पे डेप्रिसिएशन लगाना है, प्रॉपर मेथड फॉलो करना है। तो इट इज द बेसिक अजम्पशन दैट द बिजनेस इज गोइंग कंसर्न, मतलब ये चलता रहेगा, किसी के आने से किसी के जाने से बिजनेस कोई कंसेप्ट नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन इन फॉर फ्यूचर। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इन्फ्लुएंस अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस इन रिलेशन टू द वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, डेप्रिसिएशन मैंने बोला ना ऑफ द फिक्स एसेट, ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग। अगर आपसे पूछा जाए कि बिजनेस किसके अकॉर्डिंग चलता है, तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में भी यहाँ पे चलता है, ये याद रखना, बस इतना होता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया, एसेट्स आर जनरली वैल्यूड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, एनी इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट्स में द शॉर्ट पीरियड में भी इग्नोर। आगे रियलाइजेशन, अगला कंसेप्ट है हमारे पास रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में कहते हैं, देखो अब सिंपल सी बात है, मान लो एग्जांपल मैं आपसे आया ऑर्डर लेके 1 लाख रुपए का, ठीक है ना, और आपने 1 लाख का ऑर्डर ले आया मई 2017 को, 2017 को मैं आपसे आया 1 लाख का ऑर्डर ले गया, कंपनी गेट ऑर्डर ऑफ सेल ऑफ 1 लाख, ठीक है। आपने गुड्स उसे डिलीवर किए 60,000 रुपए के जून 2017 को, और कैश रिसीव हुआ आपको कितना, 60,000, ठीक है ना। कब हुआ, सितंबर 2017। अब कहता है एज पर प्रिंसिपल आपने कुछ तो डिलीवर कर दिया, रियलाइज की दिया, ठीक है ना। आप कब रिकॉर्ड करोगे, जब आप उसे सामान भेज दोगे। आपने कब भेजा, जून 2017 को, उसमें 60,000 का आपने माल उसे भेज दिया, तब आप बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। ऐसा नहीं कि मैं आपको मई 17 को आया हूँ, 1 लाख का ऑर्डर दिया तो आप 1 लाख रिकॉर्ड कर लोगे, ऐसा नहीं है। यही कहता है रियलाइजेशन कंसेप्ट। इनकम इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन इट इज रियलाइज। इनकम आइदर इज रिसीव और अर्न, जब रिसीव हो गई हो या फिर आपने अर्न कर ली हो, तो 60,000 सोल्ड कर लिया, आपने अर्न कर ली, मतलब 60,000 चले गए गुड्स, तो उन्होंने क्या किया, रिकॉर्ड कर लिया। रेवेन्यू आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन द सेल आर अफेक्टेड और सर्विस आर रेंडर्ड, आपने सर्विस दे दी है, तब दे दी है। सेल्स रेवेन्यू आर कंसिडर्ड रिकॉग्नाइज व्हेन सेल्स आर अफेक्टेड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। इतना मतलब जो आपको समझाना समझा दिया। रियलाइजेशन मीन्स जब आपने कोई सर्विस रेंडर कर दी है, दे दी है, सेल्स अफेक्टेड हो गई है, खत्म आपका कंसेप्ट, उसी दिन आप रिकॉर्ड कर सकते हो। याद है क्या बोला उसने, रियलाइज
आइदर इज रिसीव्ड और अर्न। आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी तो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो जिस दिन आपने दे दी, क्योंकि अब तो उसके पैसे मिल ही जाने हैं। इनकम इज रिकॉर्ड, मान लो एग्जांपल है कोई दिहाड़ीदार गया था, वो सर्विस लगा के आ गया है, भले उसके पैसे नहीं लगे, आप रिकॉर्ड कर लोगे ना, भैया आज तो मेरे पैसे मिलने थे, आपने तो लिखना पड़ेगा अकाउंट, भैया उसको इतने पैसे देने हैं। अक्रूवल, इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अक्रू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर पेबल। तो अगला कंसेप्ट है अक्रूवल कंसेप्ट। इनकम इज रिकॉर्डेड, इनकम तब रिकॉर्ड की जाती है जब वो अर्न हो जाती है, जब आपने मतलब अक्रू मतलब आ गई है, और एक्सपेंसेस तब रिकॉर्ड किए जाते हैं जब आपने पे कर दिए हुए, बिकम पेबल, ये याद रखना, व्हेन दे आर अक्रू, ठीक है ना। तो ऑल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू रिलेटेड टू द अकाउंटिंग पीरियड आर टू बी कंसीडर्ड इररिस्पेक्टिव। मान लो एग्जांपल है, एक कंपनी में आप इन्वेस्ट किए, अपना बैंक में इन्वेस्ट किए 1 लाख रुपए 1 अक्टूबर 2015 को किया, बट उसका आपको ब्याज कब आएगा, इंटरेस्ट कब आएगा, आपको अगले साल आएगा 30 सितंबर 2016 को आएगा। तो आप क्या 30 सितंबर डाल दोगे, नहीं, उसके अगले दिन डालोगे, जब आपको आएगा, आपको रिसीव हो जाएगा। तो सेम ईयर जब भी हो इनकम हो या इनकम होगी जब आपको अर्न कर ली, तब एक्सपेंसेस तब रिकॉर्ड करने जब आपने पे कर दिया, बस ये कंसेप्ट कहता है। अगला आता है ड्यूल कंसेप्ट। ड्यूल कंसेप्ट में बोलते हैं कि हर एंट्री आपकी 2 जगह रिकॉर्ड होती है। कहाँ होती है, 2 जगह। मैं आपको दिखाता हूँ एक तरीका। देखो यहाँ पे मैंने एक एंट्री खोली हुई, इससे ट्रांजैक्शन ही बोलते हैं हम लोग। जैसे सोल्ड गुड्स वर्थ ₹5,000 फॉर कैश टू मिस्टर गोविंद। गोविंद को मैंने 5,000 का माल बेच दिया है। अब 5,000 का माल बेचने के बाद मेरे पास इसकी एंट्री जो बनती है, एंट्री आप लोगों को नहीं आएगी, वो छोड़ दो। एंट्री देखो, एक होता है डेबिट, एक होती है क्रेडिट। क्या होती है, एक होती है डेबिट, एक होती है क्रेडिट। तो हमेशा क्या होती है, ये जो एंट्रियाँ रिकॉर्ड होती है वो हमेशा ड्यूल में होती है। दो अकाउंट अफेक्ट होते हैं हमेशा। कैश देखो, मान लो एग्जांपल है, मैंने गुड्स को बेचा है, 5,000 रुपये में बेचा है, गोविंद को बेचा, वो रहने दो। अब भी कैश में बात होगी ना, भूल जाओ कि किसको बेचा, बेच दिया, खत्म, मेरा काम कंसेप्ट खत्म हो गया। मैंने गुड्स 5,000 में बेचा है। अब देखो, जब आपने गुड्स दिए हैं तो आपके गुड्स घटे हैं, ठीक है ना, गुड्स बिक गए तो गुड्स घट गए। तो एक गुड्स कम हुए, दूसरा आपका पैसा बढ़ा है। क्या बढ़ा है, पैसा आया आपके पास। तो 2 चीज़ें अफेक्ट हुई ना, वैसे ही बोलते हैं ड्यूल एस्पेक्ट। इसीलिए बोलते हैं ड्यूल कंसर्न, इसलिए होता है क्योंकि आपका यहाँ से गुड्स घट गए, पैसा बढ़ गया, या फिर बोलो सेल इंक्रीज होगी, यहाँ पे सेल भी तो हुई ना, आपकी प्रोडक्ट बिक गया है और दूसरा पैसा आया है, इसलिए बोलते हैं ड्यूल कंसेप्ट। आपकी ये जो अकाउंट्स है वो 2 जगह रिकॉर्ड होंगे, एक कैश अकाउंट में, एक सेल्स अकाउंट में। देखो आ गया ना, यहाँ पे कहाँ गया, ड्यूल एस्पेक्ट होता है, ये समझ में आ गया आपको। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एवरी ट्रांजेक्शन और इवेंट हैज टू एस्पेक्ट, ड्यूल एस्पेक्ट। फॉर एग्जांपल व्हेन एक्सेस, वो छोड़ते मैंने आपको बता दिया, दैट इज ओके। डिस्क्लोजर, मैंने आपको डिस्क्लोजर वाले कंसेप्ट बताया था कि आपको हर एक चीज डिस्क्लोज करनी है। द अकाउंट्स मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन। द अकाउंटिंग रिपोर्ट शुड disclose full and fair information to the related parties. The financial position and performance should be disclosed very honestly to all the users. याद रखना, आपने जो भी कुछ बिजनेस में छिपाना नहीं है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने बतानी है, क्योंकि आपकी कंपनी पर बहुत सारे लोगों ने, देखो फ्रॉड तभी होता है ना, कुछ लोग बताते नहीं कि कंपनी के अंदर ये इंटरनल मैटर चल रहे हैं। अगर उनको पता ही नहीं होगा, उन्होंने आपकी कंपनी मतलब खत्म होने वाली, मान लो एग्जाम्पल कंपनी, और देखने में बड़ी अच्छी लग रही है, अंदर से खोखली हो गई पूरी, तो क्या होगा, बंदों ने इन्वेस्ट कर देंगे। कौन कौन इन्वेस्ट करता है, गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करती है, शेयर होल्डर भी इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे वर्कर काम कर रहे होते हैं, देखो कितने लोगों का लॉस होता है, ये सोचो, अगले साल टैक्स भी पे करना है, तो हर एक चीज़ मैटर होती है। तो इसलिए बोलते हैं आपने जो भी है इंटरनल मैटर जो भी आपने डिस्क्लोज सारे करना है, कुछ भी छुपाना नहीं है, याद रखना। मिटिलिटी, तो मिटिलिटी में बोल रहे हैं कि इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन। यहाँ पे डिस्क्लोज का बात तो समझे, आपने जो भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है जिससे कंपनी को अफेक्ट हो सकती है वो आपने बतानी है, विच माइट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हैंस एनी आइटम विच नॉट सिग्निफिकेंट, जो आपको नहीं लगता इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, किसी के डिसीजन कोई फर्क नहीं, तो आप नहीं भी डिस्क्लोज करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, ये है मटेरियल। अब है मैचिंग कंसेप्ट। अब मैचिंग कंसेप्ट बोलता है कि देखो इस साल आपने जो भी एक्सपेंस किए वो किसके अगेंस्ट हो जाएंगे, रेवेन्यू के अगेंस्ट चार्ज करोगे कि नहीं करोगे, वही बोलता है मैचिंग कंसेप्ट। सही बोलते हैं,
रेवेन्यू ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड आर मैच विद एक्सपेंसेस इनकर ड्यूरिंग द, जो भी इस साल आपने किया रेवेन्यू, जो भी साल आपने अर्न किया उसका, दिस कंसेप्ट बेस्ड ऑन द अक्रूवल कंसेप्ट एंड पीरियोडिसिटी इस पीरियड के होंगे, वही आपने ना पीरियोडिसिटी कंसेप्ट फिक्सेस द टाइम। ये आपने ये थोड़ी सी लाइन याद रखना है, यहाँ पे लिखा है पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्या हो गया, हट जा। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट फिक्सेस द टाइम फ्रेम फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस एंड डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल स्टेटस। ऑल एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर आर नॉट कंसिडर्ड, देखो है, बट ओनली द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द अकाउंटिंग पीरियड। जो भी एक्सपेंस दिए आपने, नहीं भले 2 साल बाद दिए मुझे, लेकिन जो अकाउंटिंग ईयर के वही हमने देखना। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट एडजस्टमेंट आर मेड फॉर आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये हमारा मैचिंग कंसेप्ट था, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्लियर हुआ। आगे हम चलें, देखो ये आपको मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको बताए थे, यहाँ पे सब मेंशन है, देखो 1 आपको डिस्क्लोजर ऑफ बताया था पहले, 2 वैल्यूएशन इन्वेंट्रीज, कैश फ्लो। मैं बोला एक एक चीज़ कवर होगी, देखो ये अब आ गई है। अगर किसी को लगता है बताना है तो मैं कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं कल कवर करूँगा, नहीं तो हम आगे चलेंगे अब, ठीक है दोस्तों। टोटल यहाँ पे इन्होंने 22 बता रहे, मैंने आपको टोटल 29 बताए थे आपको, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा हो गया, कल हो सके तो ये हम देख लेंगे, ठीक है। सरप्लस ऑफ इनकम एक्सपेंसेस, अगर इनकम ज़्यादा सरप्लस किस पे होगा, ये आप बताओ क्या होगा, ये आपने सब बताना है, देख लो। इसके आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में देने हैं, जो भी देख रहा हो इन सभी के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आपने देने हैं, भले 1 डाल के A B C जो अपना, मैं चेक करके बता दूंगा आपको, ठीक है दोस्तों। देख लो, पॉज कर लेना, ये आपने कमेंट सेक्शन, अगर आपने पढ़ा है ढंग से तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एक मैंने आपको यहाँ पे नरेशन नहीं बताई, नरेशन क्या होता है, देखो बताता हूँ आपको नरेशन किसे बोलते हैं, मैंने आपको बताया नहीं, मेरे दिमाग से भी निकल गया। देखो जब ये छोटी सी चीज़ होती है, ठीक है ना, आपने ये एंट्री कर दी, इसके नीचे अगर मान लो एग्जांपल है, मैं जब ये अलग जगह होती है, ये अलग जगह होती है, ठीक है दोस्तों, ये अलग जगह होती है और ये अलग जगह होती है, हमेशा याद रखना। बुक्स अभी से यहाँ सिंपल बन रहा है, ऐसा नहीं होता, बुक्स में क्या होता है अलग अलग जगह होती है दोनों। मान लो एग्जाम्पल ये मेरा वोचर है, 5000 का मेरे पास वोचर है और ये मैं एंट्री कर रहा हूँ मतलब बुक्स में, तो क्या होगा, ये शो करेगी, मुझे क्या पता, कैसे पता लगेगा ये मैंने पैसे किस चीज़ किए, तो मैं छोटी सी यहाँ एक लाइन लिख लेता हूँ, बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू मिस्टर गोविंद। इतने से मुझे पता लग जाता कि मैंने गुड्स भेजे थे 5000 के, किसको भेजे, गोविंद को भेजे थे। तो इसे बोलते हैं नरेशन, क्या बोलते हैं इसे, नरेशन। तो वहीं पे उसने क्वेश्चन पूछा था मुझसे अभी, क्या पूछा था, यहाँ पूछा गया, देखो ऐसे से क्वेश्चन ही आते हैं, आता कुछ नहीं है। अब ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ एन एंट्री इज कॉल्ड नरेशन, ठीक है। तो ऐसे से एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आई, मैं सभी बोला सॉल्व करना, अगर कोई प्रॉब्लम आई तो मुझे पक्का बता देना, ठीक है दोस्तों। तो आज तो ये इतना कवर हो गया, कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। आज जो भी इंपॉर्टेंट थी, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ये बहुत बड़ा, आप किसी को लगता है कि ये छोटी मोटी चीज़ें, इन्हीं पे हमारा अकाउंट्स चल रहे हैं, यही कंसेप्ट हैं, यही प्रिंसिपल्स हैं टोटल। मैंने आपको सारे बता दिए, कंसेप्ट, कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल सब कुछ बता दिया आपको, एक एक चीज़ कवर कर लिया, सारी टर्मिनोलॉजी कवर कर ली है। ये याद रखना, ये फॉर्मूले पूछ लेते हैं, इनकेस अगर पूछ लें तो याद रखना, आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, कल हम आगे प्रोसीड करें। तो दोस्तों अगर आप ये वीडियो देखते हो तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर दिया करो, ताकि मैंने आपको कल भी बताया, हमें भी मोटिवेशन मिलती है, मेहनत करते हैं, इतनी देर बैठ के वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड सर्कल में। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती कि सर ऐसे पढ़ाओ, ऐसे बताओ, तो मैं वो भी कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग आए। तो वही, अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट, चाहे रिक्रूटमेंट के हो, पटवारी के, जनरल मैनेजमेंट के टॉपिक डे बाय डे आ रहे हैं, आपको मिलते रहें। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।